मोहम्मद अली अशरफ फ़ातमी मेरा नाम हुआ पूरा। जी, चूँकि आप इस बुद्ध की धरती पे जो है हैं और पूरी दुनिया में अभी जो है युद्ध का माहौल बना हुआ है। पिछले दिनों कई महीनों से देखा जाए तो युद्ध तो चल ही रहा था, लेकिन वर्तमान जो है पिछले 28 तारीख से जो है इजराइल, ईरान, अमेरिका, इन तमाम खबरों से जो है पूरा इंडिया का मीडिया भी जो है, टीवी जो है वो रंगीन नज़र आ रहा है। क्या लगता है उसको लेकर के, क्या कुछ भारत का रवैया है या उस युद्ध को आप सबसे पहले किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये जो एक नया फिनोमेना है कि हमें अपनी मर्ज़ी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए, राष्ट्रीय पीएम चाहिए, प्रेसिडेंट चाहिए, और उसी के तहत आपने थोड़े दिनों पहले सुना था कि एक पेट्रोलियम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री था वेनेजुएला, वहाँ से सोते हुए प्रेसिडेंट को उठा लिया गया। बिल्कुल। तो दुनिया ने देखा, और दुनिया जब चुप रहती है तो कहीं भी देखते होंगे, आपने गांव घर में भी देखते होंगे, तो उसकी जो है ख्वाहिशात बढ़ने लगती है। अब ईरान पर तो पाबंदी लगी हुई थी ही, लेकिन अब वहाँ के जो नंबर 1 आदमी जो कहे जाते थे, आयतुल्ला खामेनेई, उन पे जानलेवा हमला हुआ, वो बेचारे उसमें शहीद हो गए। कितने सदमे की बात है, पूरा दुनिया शोक में है उनके मर जाने पर, और उसकी वजह भी नहीं बताई जा रही है क्यों मारा भाई। उस आदमी की क्या गलती थी? हेड ऑफ स्टेट था वो, उसी के अंडर पूरा मुल्क चलता था। तो इसराइल जो उस खित्ते में अमन नहीं चाहता, अभी 62,000 इनोसेंट फ़लस्तीनियों का कत्ले आम हुआ है। पूरे गाज़ा को मिट्टी में मिला दिया गया। मैं आज पूछता हूँ कि कहाँ है यूएनओ, कहाँ है इंसानियत, कहाँ है डेमोक्रेसी, कहाँ है ह्यूमैनिटी, इंसानियत कहाँ है? बताओ। मार दिए गए बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें, सबों का कत्लेआम हुआ। अब इसराइल किसी को मजबूत नहीं देखना चाहता इलाके में, और एक एक करके अब देख लो, पिछले दिनों इराक के अंदर हुआ, उससे पहले वहाँ उसके बाद लीबिया के अंदर हुआ कर्नल कद्दाफी के साथ। अब ईरान है, कल कोई और, परसों कोई और। तो ये कब तक चलेगा? तो ये तो अमेरिका तो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक स्टेट कहता है, कंट्री कहता है, तो उसको तो सोचना चाहिए कि इस तरह से रजीम चेंज क्या मुमकिन है? हाँ, लोग चाहें तो ज़रूर होना चाहिए। तो ये रजीम चेंज का मामला नहीं है, ये ऑयल का भी मामला है। और क्योंकि वेनेजुएला में भी ऑयल था, गल्फ में भी ऑयल है, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। और इसराइल अपना वर्चस्व जो वहाँ इलीगल तरीके से जगहों को ऑक्युपाइड कर रहा है, तो वो अपना वर्चस्व अमेरिका के ज़रिए बनाना चाहता है इलाके में। अब लगातार जंग हो रही है इलाके में, और वार जोन में कन्वर्ट हो गया है गल्फ। हिंदुस्तान का 30 से 40% ऑयल वहीं से आता है। अब उसके असर में तो देश भी आएगा। और ये समझ में नहीं आया कि देश के प्रधानमंत्री जंग होने के 24 या 48 घंटे पहले खुद गए थे कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुलाया, ये नहीं मालूम, लेकिन गए थे।
गए थे। तो आज तो वो अगर दोस्ती है तो ये मुल्क का नुकसान भी तो हो रहा है कहीं ना कहीं। इंसानियत की भी। नहीं, इंसानियत तो बाद में आता है, पहले तो इकोनॉमी को देखो जी, ना। इकोनॉमी। कल आपका डॉलर के मुकाबले में इंडिया कमज़ोर हो रहा है, इंडियन रुपीस कमज़ोर हो रहा है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट उनकी मर्ज़ी से आप लीजिएगा, ईरान से नहीं लीजिएगा, रशिया से नहीं लीजिएगा, तो फिर कहाँ से लिया जाए। वेनेजुला पे आपका कब्ज़ा हो गया, वहाँ से तेल आने में समय लगेगा, और हर कंट्री का जो ऑयल आता है उसमें भी क्वालिटी अलग अलग होती है, उसके रिफ़ाइन करने के तरीके भी अलग होते हैं। तो हमारे तो ईरान सैकड़ों साल से हमारा एक पड़ोसी के हैसियत से भी था, जब अफ़गानिस्तान इंडिया का पार्ट होता था, और कल्चरली, सोशली, आप लैंग्वेज में भी देखिएगा बहुत सारे जो अक्षर हैं, लफ्ज़ हैं, वो पर्शिया के हैं, और बहुत अच्छी दोस्ती। उसने अपना पोर्ट दिया हमें हिंदुस्तान को चलाने के लिए, पाकिस्तान ने दिया चाइना को, तो उन्होंने हमें दिया। और एक वक्त ये भी आया कि ईरान ने हमें रुपए के अगेंस्ट में ऑयल दिया। तो एक इतना फ्रेंडली कंट्री, या चले जाओ तेहरान के अंदर, मैं खुद देख कर आया हूँ, वहाँ पे महात्मा गांधी सड़क मिलेगा आपको, गांधी जी के लिए रिस्पेक्ट है, मुल्क के लिए रिस्पेक्ट है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद भारत सरकार ने एक टीम भेजी थी पूरे मुस्लिम ममालिक में, जिसका पार्ट मैं भी था, और 2 और एक्स वाइस चांसलर्स हमारे साथ गए थे। तो ईरान, इजिप्ट, तुनीसिया, और पीएलओ का हेडक्वार्टर तुनीसिया में होता था, वहाँ गया था, और मोरक्को। तो 3 का तो मैं जिक्र नहीं करूँगा, जो बहुत ही गुस्से में था तीनों मुल्क, इजिप्ट, मोरक्को और तुनीसिया। लेकिन कम से कम ईरान ने हम लोगों से कहा कि उनका ये मानना था कि ये एक टेम्पररी भूल हो सकती है, लेकिन इंडिया पे उनका उस वक्त भी भरोसा था, और वी विल सपोर्ट इंडिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पीएलओ ने भी, हमको याद है कि बोला कि चाहे कश्मीर का मामला हो, दोनों ने कहा था, या कोई भी हिंदुस्तान का मामला हो, वी आर विथ इंडिया, वी आर नॉट विथ पाकिस्तान। और आज यही 2 कंट्री ट्रबल में है, फ़लस्तीनी ट्रबल में है, और ईरान ट्रबल में है। तो पीएलओ के तो चीफ जो थे यासर अराफात, वो तो इंदिरा जी को अपना बहन मानते थे, और हमारे मुल्क ने बहुत सपोर्ट किया है आपको। इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया फ़लस्तीनी लोगों को फ़लस्तीन स्टेट बनाने के लिए भी इनका प्रयास रहा। और मैं ये कहूँ कि आज जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, चाहे गाज़ा के अंदर हो, फ़लस्तीन के अंदर हो, या आज लेबनान में हो रहा है, और जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इसमें हमें हमारे मुल्क को आगे आना चाहिए, और किसी भी कीमत पर जितना जल्द से जल्द हो ये जंग बंद हो, उसमें रोल अदा करना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं सर, तो क्या लगता है कि इतना चुप्पी जो है युद्ध पे जो है, इतना चुप्पी क्यों? मतलब किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं है। आप याद रखना कि पहले जितने भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते थे, इंडिया बहुत खुल के बोलता था। जी बिल्कुल। और आप किसका साथ देना चाह रहे हैं? आप याद करिए इंडिया पाक वार, जिसमें 7 फ्लीट को भेज दिया था अमेरिका ने बे ऑफ बंगाल में,
इंदिरा गांधी के मुझे अल्फाज याद हैं कि वी विल वेलकम द 7th फ्लीट इन बे ऑफ बंगाल। हमारा मुल्क आज चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमिकली मजबूत मुल्क है, मिलिट्रीली मजबूत मुल्क है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये गांधी का मुल्क है। हम अमन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, और जंग से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। और इस जंग में हमारा कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। ऑयल को छोड़ो, तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख लोग हमारे गल्फ़ के अंदर रहते हैं, उनका आना जाना बंद हो गया। वहाँ पे एक्टिविटी कम होगी, वहाँ पर लोगों का रोज़गार ख़त्म होगा, और इनको आना पड़ा अगर वहाँ से 1 करोड़ 10 लोगों को, तो इस मुल्क में इतनी ही बेरोज़गारी है पहले से, और 1 करोड़ 10 लोग और आ गए तो वो तो बेरोज़गारी और बढ़ेगी। आज वो कमा करके रेमिटेंस भेजते हैं हमारे देश को, जिससे हमारा बहुत सारा काम होता है, और वो रुपया आता है गल्फ़ से जो हमारे, उसके अलावा वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कारोबारी हैं, हमारे बिलियनर्स हैं जो कमा करके देश में पैसे लाते हैं, या वो तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सबका नुकसान है। सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान का है हर एतबार से, और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं गल्फ़ कंट्री में सभी से, चाहे यूएई हो, ओमान हो, बहरीन हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। और ईरान तो बहुत करीबी है हमारा। तो मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी कीमत पर जंग बंद हो, अमन हो इलाके में, और प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ें। जिस तरह से शहादत हुई है आयतुल्लाह खामेनेई की, इसको पूरा देश कंडेम कर रहा है। सभी लोग गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, तो उनको भी बोलना चाहिए कुछ, और भारत सरकार को भी खुल के आना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? आपने जितनी भी एजेंसीज हैं देश की जो ऑटोनोमस होनी चाहिए, सीबीआई हो, जो भी है आपका इलेक्शन कमीशन हो, सब पे प्रश्न चिन्ह है। सब लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? तो आपकी निगाह होनी चाहिए $1 के मुकाबले में रुपया कितना है। अभी आने वाले दिनों में 1 लीटर डीजल और पेट्रोल कितने का मिलेगा, रसोई की गैस कितनी की मिलेगी, उसको कैसे मैनेज करना है, एनर्जी उस पर लगाइए। आप एक इलेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, अगले इलेक्शन की तैयारी में लग जाते हैं। देखिए पूरी बीजेपी पार्टी एक मशीनरी है सिर्फ चुनाव लड़ने की। ये मुल्क कैसे बनेगा उसके लिए उनके पास कोई प्लानिंग प्रोग्राम नहीं है, और जितने वादे इनके होते हैं इलेक्शन के टाइम में होते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं कि हम क्या बोल के आए थे। फिर आगे के स्टेट में क्या बोलना उसकी तैयारी होती है। बोली के वोट लेना, करना कुछ नहीं है। अब बताओ, ये कहते हैं कि हमने दरभंगा एयरपोर्ट बना दिया, पूर्णिया बना दिया, बोलते हैं ना, सुनते होगे। तो आपको जानना चाहिए कि बिहार की ज़मीन पे सबसे पहली मर्तबा जहाज़ जो उतरा था 1931 में, 1931, और वो एयरपोर्ट दरभंगा महाराज ने बनाया था। दूसरा एयरपोर्ट बना था दरभंगा, 1932 में पहली मर्तबा जहाज़ वहाँ उतरा। और ये जो पटना और गया 2 जगह एयरपोर्ट चल रहा है आपका जी। ये एयरपोर्ट तो आपको जानकारी होगी, ये इनके वक्त में नहीं बना, ये भी पहले का बना हुआ है। तो भाई बताओ कि आज 19 से 20 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में फंक्शनिंग, उतने ही एयरपोर्ट गुजरात में है। गुजरात तो आबादी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से भी
बिहार से छोटा है। छोटा। तो आप बताओ एक चीज़ कि वहाँ पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में 5-6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और बिहार में नॉन फंक्शनिंग गया एयरपोर्ट है जहाँ एक आध फ्लाइट मुश्किल से जाती है। तो आप कहते हो कि बिहार को हम बहुत कुछ दे रहे हैं। चले जाओ किसी ट्रेन में, बैठने की जगह नहीं होगी जो बिहार से ट्रेन चलती है। लेकिन अमृत भारत एक्सप्रेस का बोलने का देखो, नए नए नाम दे दो। अब भागलपुर का नाम चेंज करके कुछ और रख देंगे वो। तो नाम चेंज करने से या नए नए निकाल करके किताबों से अच्छा नाम डाल दो, उससे कोई ये थोड़ी है कि मुल्क तरक्की सर कर रहा है। अब तो अल्पसंख्यक के बीच में जो है काफ़ी कुछ आपका उठना बैठना, क्या लगता है कि ये जो मौजूदा सरकार है किस तरह का भेदभाव या फिर जो कहा जाए कि उनके साथ में जो देखने के लिए मिलता है, क्या देखिए, सच है? भारतीय जनता पार्टी का एक ही तरीका है वोट लेने का, अल्पसंख्यकों को। उसमें मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बुद्ध भी हैं, जैनी भी हैं, सिख भी हैं, किसी को नहीं छोड़ती वो। उस सब को गाली बक्को। यहाँ पे जो इनोसेंट, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमें वोट दे देगा, हम सरकार बनाएंगे, चलाएंगे। लेकिन आप उसके पैरेलल एक चीज़ और सोचो कि ये डिवीज़न आप पाकिस्तान में नहीं करा रहे हो, ये डिवीज़न आप बांग्लादेश में नहीं करा रहे हो, चीन में नहीं करा रहे हो, अपने ये डिवीज़न आप अपने मुल्क में कर रहे हो। आप यूरोप को देखा होगा आपने, अमेरिका को देखा होगा, उनके यहाँ कोई भी एथनिक, रिलीजियस, लैंग्वेज की लड़ाई होती है, फ़ौरन कंट्रोल करते हैं। क्योंकि आप भी देखते होगे, अगर घर में आप मजबूत हो तो पड़ोसी आपसे टकराएगा नहीं, लेकिन घर में जब भाई भाई में लड़ोगे तो पड़ोसी तुम पे हावी होगा। और यही मुल्क के साथ है कि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे, एक रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो कोई हम पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे, तो यहीं से समस्या खड़ी होती है और उनको मौका मिलता है। एक अंतिम सवाल मेरा था, चूँकि आपने कई इंटरनेशनल विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी, एक सवाल जो अभी लगातार जो है वो वर्ड जो है टीवी से लेकर के अखबारों तक में रेंग रहा है, वो एप्स्टीन फाइल का जिक्र जो हो रहा है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री का भी नाम देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या लगता है कि ये किस तरह की छवि जो है भारत की? देखिए, कई कंट्री में तो एक्शन भी लिया जा रहा है। यहाँ तक कि इंग्लैंड में एक एक्शन तो ले लिया गया, कई कंट्री में एक्शन लिया गया। और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो वार हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं उस फाइल का भी मामला है, कुछ ना कुछ डाइवर्ट करने के लिए करते हैं ना। हाँ, तो कभी आपको इशू से भटकाना हो तो कुछ भी होता है, लेकिन उसमें मेरी कोई बहुत ज़्यादा डीप स्टडी नहीं है। नहीं सर, देखते हैं इंडिया के जो है बिजनेसमैन से लेकर के, उसमें मिलियंस ऑफ लोगों का पेजेस हैं उसके अंदर, उसमें कुछ लोगों का नाम आया है, उसमें भारत सरकार के मंत्री भी हैं, उनका नाम आया है। उसके अंदर एक बिजनेसमैन है, उनका नाम आया, काफ़ी बड़े बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ है। अब प्रधानमंत्री जी का भी उसमें जिक्र हुआ है कई जगहों पर। तो ये तो स्पष्टीकरण यही लोग देंगे जिनका नाम आया है, और उसमें सच्चाई क्या है ये तो कोई उसका खामोश हो गई है सरकार। इस मामले पे देखते हैं कि सरकार भी जो है इसे डिफेंड नहीं कर पा रही। अच्छा, देखो, एक ऐसा है, आप जानने की कोशिश करो, एप्स्टीन जो था ना, वो भी एक, जैसा लोग कह रहे हैं मीडिया के ज़रिए, अखबारों से, कि वो भी कहीं न कहीं मोसाद
के लिए काम करता था, कहते हैं। अब उसमें परफेक्ट तो हमको नहीं मालूम। और वो खुद भी यहूदी था और बहुत बड़ा आदमी नहीं था, छोटे से बड़ा हुआ। तो वो आम डील भी कराता था, दुनिया में बिजनेस भी कराता था, और जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसके ज़रिया भी लोगों को अट्रैक्ट करता था। और 2008 में उसको सज़ा हुई तो ये मंत्री जी कहते हैं कि हम मिलने गए लेकिन देश हित में गए। तो जब एक आदमी पे इस तरह के इल्ज़ाम लगे और सब कुछ हो गया, फिर आप उससे मिलने क्यों गए, क्यों मिला आप? तो या तो सरकार के पास उसका कोई होगा, रिकॉर्ड होगा, सरकार ने भेजा उससे बात करने के लिए, क्या बात है, वो तो विवरण सरकार दे सकती है या मंत्री खुद दे सकते हैं। चूँकि हमारे दर्शक युवा हैं और आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हैं, तमाम विषयों पर आपने बातचीत की, तो क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा पूरे कई? देखिए, ये मुल्क जो है आगे बढ़ रहा है, उसमें नौजवानों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी होनी चाहिए। उसको रोज़गार चाहिए, उसको कारोबार चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, और हर फील्ड में इनको आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति में भी उनको जगह चाहिए। तो हमारे जो लीडर हैं अभी यूथ ही में है, तेजस्वी यादव जी, वो चाहते हैं कि हर फील्ड में नौजवान आगे बढ़ें, और उन्होंने तो प्रयास भी किया। जब वो थोड़े दिनों के लिए डिप्टी सीएम बने, नौजवानों को रोज़गार दिया, नौकरी 5 लाख से ऊपर लोगों को दिया, और आगे भी उनका है कि ज़िंदगी के हर हिस्से में नौजवान आगे बढ़ें। हाँ, जो पुराने लोग हैं उनको भी इज़्ज़त, सम्मान, मान रहेगा, लेकिन अगर नौजवान पीढ़ी हर फील्ड में आगे नहीं बढ़ेगी तो ये मुल्क तो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए नौजवानों से यही कहेंगे जो आज कॉलेजों में हैं या कॉलेज से पास आउट किए हैं, प्रयास करें, कोशिश करें, और जब ये आप बनोगे तभी मुल्क बनेगा। अगर आप पीछे रह जाओगे तो मुल्क भी पीछे रह जाएगा। इसलिए आप कारोबार में आइए, बिजनेस में आइए, आप नॉलेज हासिल कीजिए। आज की दुनिया नॉलेज की है, एक नई नई टेक्नोलॉजी कहीं से आ जाती है। अभी HIV है, कैंसर है, लीवर की बीमारी है, किडनी फेल हो रही है। अब एक दवा कोई अच्छी सी कोई निकाल दे, या रिसर्च करके हमारे कोई भी नौजवान उसका सॉल्यूशन निकाल दे, तो आज अरबों रुपया मुल्क में उस मेडिसिन से, उस दवा से, उस सिस्टम से आ सकता है। तो हमें प्रयास करना है, हमें रिसर्च में हर कीमत पे देश को भी खर्च करना चाहिए और नौजवानों को भी आगे आना चाहिए, और हर फील्ड में रहें। अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बने, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है। अभी उसमें हम बहुत बहुत पीछे हैं। ओलंपिक होता है तो देख लो कितना मेडल मिलता है। कुछ खास राज्य के ही, वर्ल्ड बैंक, हाँ, कुछ खास राज्य के ही लड़के जो है भाग लेते हैं ज़्यादातर। हाँ, वो ठीक है। वर्ल्ड कप होता है, उसके अंदर देखो तो हम कहीं पर, इतना बड़ा मुल्क है, ओलंपिक में मेडल कितना आता है, कभी 0, कभी 1, कभी 1.5, यही ना जी। इससे ऊपर नहीं। आपके बराबर में चीन है, छोटा सा जापान है ना, छोटे छोटे कंट्री हैं, कितने कितने मेडल लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमी है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। साइंटिस्ट नहीं पैदा हो रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ नहीं बन पा रही हैं। 1-200 में देखोगे कहीं भी आपकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी एशिया के अंदर, बाहर छोड़ दो, ऑल वर्ल्ड लेवल पर 600 कुछ नंबर पे
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आती है पहली, 600 कितना नंबर पे है। तो ये जो है ना हमारे अच्छे जो इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, जो इंजीनियरिंग पढ़ाए, मेडिसिन पढ़ाए। आज एक बच्चा को मेडिसिन पढ़ना है, चाइना में 13 लाख में पढ़ लेता है 5 साल की फीस दे करके, बांग्लादेश में 32 लाख में पढ़ लेता है, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान पढ़ने जाते हैं बच्चे, वहाँ 22 से 23 लाख में 5 साल की फ़ीस हो जाती है। इंडिया में 1 करोड़ से कम में नहीं चलता है काम। ऐसा क्यों हो रहा है? सारा चीज़ जो है प्राइवेट सेक्टर के ही पर डिपेंड। हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो रिसर्चर्स हैं, कुछ नया क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो ये सब हमें देखने की ज़रूरत है, मुल्क को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़े से निकलिए, मुल्क को आगे निकालिए। जो भी धार्मिक उन्माद में या फिर आपके कास्ट उन्माद में, रीजन के उन्माद में, लैंग्वेज के उन्माद में मुल्क को फंसाना चाहता है, उसके लिए सख्त कानून बनने चाहिए। और एक ही कानून बने हम सब की तरफ से, तरक्की करो, आगे बढ़ो, सबको मौका दो, ये मुल्क सबका है। बिल्कुल, तरक्की करो, आगे बढ़ो, सबको मौका मिले, मतलब कि सबका साथ, सबका विकास। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तमाम विषयों पर आपने बातचीत को अपना राय रखा, इसके लिए आपको युवा कनेक्शन चैनल की तरफ से थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।